नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल में इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, जो कि भाग 2 है। कल हमने भारत का भौतिक स्वरूप भाग 1 पढ़ा था, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमने कल भारत के मुख्य भू आकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़े थे। थोड़ा सा उसके कल के बारे में बता दूं आपको कि उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला पढ़ा, फिर उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा, फिर प्रायद्वीपीय पठार और फिर भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। तो इनमें हमने उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। इन सब के बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले शुरुआत करते हैं उत्तर का विशाल मैदान। कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण एवं प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में विशाल समतल भूभाग है। यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में विशाल समतल भूभाग है। यह मैदान गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जड़ोड़ निक्षेपों से निर्मित हुआ है। कहने का मतलब है कि जो उत्तर का विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप बहाकर लाया गया है, उसी से उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेटो। ये कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है। यानी इसका जो आकार है वो मेज की आकृति जैसा भूभाग है। इसका आकार अनियमित त्रिभुजाकार है। यानी प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर संकीर्ण है और इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यानी इसका आकार ऐसे है, थोड़ा सा नक्शा में समझ लेते हैं। ये जैसे भारत का नक्शा है। कह रहा है कि अनियमित त्रिभुजाकार ये हो गया। ये उत्तर की ओर चौड़ा है, यानी ये उत्तर है आपका, तो इधर ये चौड़ा है मैदान। और फिर कह रहा है कि दक्षिण के संकीर्ण है, यानी ये दक्षिण, जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की ओर आएंगे ये संकीर्ण होता जा रहा है, यानी सकरा होता जा रहा है। और इसकी ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है पठार की वो स्थल से 600 मीटर से 900 मीटर तक है। अगला कह रहा है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। यानी प्रायद्वीपीय पठार ये आपका जो है ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो इसमें जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है अरावली श्रेणी। इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर, दिल्ली से पालनपुर तक यानी राजस्थान तक जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला। कह रहा है कि यह विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। पेपर में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो है अरावली। फिर कह रहा है कि अरावली श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी गुर शिखर जो 1722 मीटर ऊंची है। यानी अरावली की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। इसका नाम है गुर शिखर। फिर कह रहा है कि अरावली की पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदियां निकलती हैं। यानी जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसके पश्चिम दिशा से माही और लूनी नदी निकलती है, जो कि कच्छ के रण से गायब हो जाती है। जो कच्छ का रण है ये एक जलीय दलदली मैदान है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र है। तो यहीं से लूनी और माही नदियां गायब हो जाती हैं कच्छ के रण से। आगे देखते हैं नंबर दूसरा, विंध्याचल श्रेणी। यह अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। कहने का मतलब ये जो विंध्याचल श्रेणी है ये मोड़दार श्रेणी है, ऐसे करके है। विंध्याचल श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, जिसकी लंबाई 1200 किलोमीटर, चौड़ाई 400 से 600 मीटर। यानी कह रहा है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये मान लीजिए आपका भारत है, सपोज दैट ये आपका ऊपर वाला भाग ये उत्तर भारत हो गया और ये विंध्याचल श्रेणी है और ये दक्षिण भाग हो गया। तो कह रहा है कि विंध्याचल श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। कौन? विंध्याचल श्रेणी। यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है वो है विंध्याचल श्रेणी।
इसकी जो लंबाई है वो 1200 किलोमीटर है, चौड़ाई वो 400 से 600 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये है कहाँ? झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी के नाम बताइए। वो है विंध्याचल श्रेणी। कहाँ है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में इसका विस्तार है। अगला है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दक्कन पठार इसी को कहा जाता है, इस वाले क्षेत्र को। इसके दोनों ओर से नर्मदा और ताप्ती की भूभ्रंश घाटियाँ हैं, यानी सतपुड़ा पर्वत के दोनों ओर से नर्मदा और ताप्ती की भूभ्रंश घाटियाँ हैं। भ्रंश घाटी होती है दो ऊंचे भाग और बीच में धंसा हुआ भाग, यानी अगल बगल का भाग उठा हुआ प्रतीत होता है, मध्य का भाग धंसा हुआ होता है, उसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी बनाती हैं। सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा जाता है। पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं, मध्य में महादेव पर्वत है, पूर्व में मैकाल पर्वत है। यानी सतपुड़ा के पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, मध्य में महादेव पहाड़ियाँ हैं, पूर्व में मैकाल पर्वत। फिर कह रहा है कि धूपगढ़ 1350 मीटर सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। यानी पूछ लेता है कि सतपुड़ा श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? वो धूपगढ़ है, जो पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। नोट कह रहा है कि मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। पूछता है कि मैकाल पर्वत का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वो है अमरकंटक। अमरकंटक की पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी, दक्षिण में महानदी निकलती है। मान लीजिए ये मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत है। कह रहे कि अमरकंटक की पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, ये पश्चिम की ओर से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। उत्तर की ओर से सोन नदी, ये सोन नदी जाती है उत्तर की ओर से। दक्षिण से महानदी, यानी यहाँ से महानदी जाती है, ये अरब सागर में, ये पूर्वी घाट में, और ये गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो अमरकंटक पश्चिम की ओर से नर्मदा, उत्तर की ओर से सोन नदी, दक्षिण में महानदी निकलती है। आगे देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। ये क्या है? छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिण बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया क्षेत्र, उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आता है। पूछता है कि छोटा नागपुर का पठार का विस्तार कहाँ है? मुख्यतः झारखंड, और जो इलाके हैं वो दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पुरुलिया, उड़ीसा और उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पठारी नदी है। कोयले के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। पेपर में पूछता है कि कोयले के भंडार की समृद्धि कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार में। पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पूछता है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी। फिर भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट। राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है, जिसे विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल कहा जाता है, या राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल का क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। औसत चौड़ाई है 300 किलोमीटर, विस्तार लगभग 640 किलोमीटर। यानी जो थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो क्षेत्रफल इतना है, चौड़ाई इतनी है और लंबाई इतनी है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से कम होती है। लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ये भारत में अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यानी सबसे कम बारिश कहाँ होती है? यही थार मरुस्थल में 15 सेंटीमीटर। लूनी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। थार मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है इतना है 1,75,000, चौड़ाई 300 और विस्तार लगभग 640 किलोमीटर। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे भूगोल का इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको नोट्स भी बनाते जाएं और आसान होगा। 2-3 बार पढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, अच्छे से रहें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।